प्रारंभ करने से। दोस्तों लास्ट वीकेंड हमें पहली बार इंटरनेट सेंसेशन सैम सुलिक इस स्टेज पे नजर आए और शायद उनका ये एमेच्योर डेब्यू किसी भी और बॉडी बिल्डर के एमेच्योर डेब्यू से ज्यादा देखे जाने वाला, ज्यादा बात किए जाने वाला डेब्यू है। और सैम के पहले एमेच्योर डेब्यू में हमें काफी अनवारंटेड क्रिटिसिज्म सैम की फिजिक की तरफ सुनने को मिला, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था उनका काफी हद तक अंडरवेलमिंग लुक स्टेज पे। आई मीन उनकी फिजिक अगर हम लोग जिम में कंपेयर करेंगे और ऑन स्टेज कंपेयर करें तो डेफिनेटली हम लोग को काफी बड़ा एक डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन दोस्तों ये हर एक बॉडी बिल्डर के साथ होता है, हर एक बॉडी बिल्डर जिम में बेहतर नजर आता है एंड स्टेज काफी हद तक इसी तरीके से डिजाइन ही की जाती है जहां पे आपकी कमियां ढूंढे जजेस। और यहाँ सैम की फिजिक में काफी वीक पॉइंट थे, लेकिन एक चीज जिसको हम सब लोग इग्नोर कर रहे हैं वो ये है कि ये उनका एमेच्योर डेब्यू था। एमेच्योर डेब्यू में इतनी अमेजिंग, इतनी आउटस्टैंडिंग फिजिक दिखाना एक छोटी बात नहीं है। बाय फार इस लाइनअप में सबसे बेस्ट फिजिक सैम सुलिक की थी। वहीं इस एमेच्योर शो को जीत के अब हम लोग को डायरेक्ट सैम दिखेंगे आर्नोल्ड एमेच्योर की स्टेज पे, जहां पे वो जा रहे हैं अपने प्रो कार्ड को अचीव करने। जहां पे मेन इंप्रूवमेंट जो हमें सैम की तरफ से देखनी है वो उनकी कंडीशनिंग इंप्रूव देखनी है और साथ ही साथ उनकी पोजिंग और बेहतर हमें देख। शो के बाद कई इंटरव्यूज में हमें सैम की तरफ से ये सुनने को मिला है कि जजेस ने उनको एक बहुत ही सख्त फीडबैक दिया है उनके क्वाड्स को लेकर। दोस्तों जैसा कि हम लोग को मालूम है ऑन स्टेज सैम प्रॉपरली अपने क्वाड्स फ्लेक्स नहीं कर पा रहे थे जैसा हम एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर से उम्मीद करते हैं, जो कि ऑफ कोर्स पूरी जी जान से कोशिश करेंगे सैम ठीक करने की। एक हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है हम लोग को सैम को दोबारा से स्टेज पे देखने में और इस बार उनका डेफिनेट प्लान है और ज्यादा हार्डर और ज्यादा ड्रायर फिजिक लाने का, अपने क्वाड्स पे ध्यान रख के प्रॉपरली ऑन स्टेज उसको फ्लेक्स करने का एंड अपने दूसरे ही एमेच्योर शो में प्रो कार्ड अचीव करने। दोस्तों सैम करेंटली उस रास्ते पे चले हैं जो कि एक ब्लूप्रिंट है बॉडी बिल्डर्स के लिए ग्रेटनेस की ओर एंड सैम सुलिक की मैसिव फॉलोइंग के चलते हम लोग शायद क्लासिक फिजिक में वापस से क्रिस बमस्टेड जैसी रेन के दरवाजे पे खड़े हैं। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है सैम सुलिक क्या क्रिस बमस्टेड जैसा नाम बन पाएंगे क्लासिक फिजिक डिवीजन में, या फिर सैम हमें कुछ वक्त बाद अपने डिवीजन स्विच करते हुए ओपन में हम लोगों को कॉम्पीट करते हुए नजर आने वाले। अब दोस्तों नेक्स्ट वीकेंड होने वाले आर्नोल्ड क्लासिक, जहां हमें मालूम है कि कितने ज्यादा लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स कॉम्पीट करने आ रहे हैं उस स्टेज पे। वहीं जहां हमें ये मालूम है कि एक तरफ सैमसन दौदा बहुत जी जान से इस विक्ट्री की तरफ अपनी आंख गड़ाए बैठे। काउंटलेस ओकेजन्स पे हमें सैमसन की तरफ से ये सुनने को मिला है कि ओलंपिक के बाद से उनकी फिजिक अभी तक बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। ओलंपिक के बाद से अभी तक हमें और ज्यादा उनकी मास में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। दोस्तों वैसे तो मैंने सैमसन के बारे में लास्ट वीडियो में डेफिनेटली बात, लेकिन हाल ही में उनकी कुछ पिक्चर्स को देखते हुए उनका ये क्लेम हम लोग को और ज्यादा सॉलिडिफाई कर रहे हैं अपने दिमाग में अपनी अपडेट्स पोस्ट करके। दोस्तों वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पे उनके आर्म्स का साइज डेफिनेटली पहले से बड़ा हुआ नजर आ रहा है। उनकी फिजिक कभी भी इतनी बड़ी हम लोग को नजर नहीं आई जितनी अभी नजर आ रही, जो कि क्लियरली इस तरफ इशारा करता है कि सैमसन दौदा का क्लेम बिल्कुल भी गलत नहीं है। सैमसन दौदा डेफिनेटली इस बार ऑन स्टेज हम लोग कुछ नया दिखाने वाले हैं। सैमसन दौदा इस बार शायद हमें उनका माइंडसेट जो स्टेज पे उतरते हुए नजर आएगा वो ये होगा कि वो सॉलिडिफाई करने आ रहे हैं अपनी वो जगह जिसका टाइटल है दी बेस्ट बॉडी बिल्डर इन द वर्ल्ड। लेकिन दोस्तों सैमसन को कंफर्टेबली बिल्कुल भी जीतने नहीं देने वाले हैं डेरिक लक्सफोर्ड। दोस्तों डेरिक की ये पिक्चर के बारे में हम लोग को डेफिनेटली बात करनी पड़ेगी, बिकॉज इस पिक्चर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी फिजिक में बहुत अच्छा काम किया है, अपनी फिजिक में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की है, जिसके बारे में हमें बात करना चाहिए। पापा का फोन आ रहा। ट्रैवल बुकिंग बनाओ आसान। पापा का फोन आ रहा। डाउनलोड द ऐप नाउ। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे उनके लेग्स के बारे में, दोस्तों पीक वीक आते टाइम मुझे नहीं लगता कभी भी हम लोग ने डेरिक लक्सफोर्ड की इतनी क्रेजी लेग्स डेफिनेशन देखी होगी। जाहिर सी बात है दोस्तों डेरिक लक्सफोर्ड उन एथलीट्स में से हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग का चेहरा बनते हुए हम देख चुके हैं, लेकिन दोस्तों अभी उस टॉप पोजीशन पे नहीं है वो। 2021 मार्च के बाद से हमें कॉन्टिन्यूअसली सेम कोच के साथ नजर आ रहे थे डेरिक लक्सफोर्ड, जो कि हानी रैम्बोर्ट थे, वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कोचेस इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। वहीं दोस्तों हमें ये भी मालूम है कि इस साल की शुरुआत में ही हानी रैम्बोर्ट ने अपने रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी, तो उसके बाद से डेरिक लक्सफोर्ड क्रिस असीटो के साथ काम कर रहे हैं, जो कि अगेन एक लेजेंडरी कोचेस में से हैं इस इंडस्ट्री के। दोस्तों काफी लोगों का ये मानना था कि उस लेवल की ड्राइनेस शायद हमें क्रिस असीटो नहीं दिखा पाएंगे जिस लेवल की ड्राइनेस हम लोग हानी रैम्बोर्ट की तरफ से देख चुके हैं ऑलरेडी डेरिक लक्सफोर्ड की फिजिक में। लेकिन दोस्तों ये पिक्चर, ये अपडेट कुछ और बता रही है। ये पिक्चर हम लोग को अभी तक की डेरिक की बेस्ट फिजिक की तरफ इशारा कर रही है। इस पिक्चर में हम लोग क्लियरली डेरिक लक्सफोर्ड की सुपीरियर कंडीशनिंग को नोटिस कर सकते हैं। इस पिक्चर में हम लोग क्लियरली ये देख सकते हैं कि डेरिक इज लुकिंग मोर कंडीशनड देन
लास्ट टाइम। वहीं यहाँ मस्कुलैरिटी में उनके लेग्स बहुत ही क्रेजी नजर आ रहे हैं। उनके कदमों पे अगर हम लोग जरा अपना ध्यान डालें तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डिफरेंट टेक्निक है डेरिक लंसफोर्ड की अपनी लेग्स की थिकनेस को शोकेस करने की। यहाँ पे वो अपना फुट पोजीशन बहुत ही आउटवर्ड्स की तरफ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी थाइज बहुत ही मैसिवली खुलती हुई हम लोग को नजर आ रही है। ये बिल्कुल वैसे ही पोज है जैसे हम लोग बैक लैट स्प्लिट करते हैं, जहाँ उस पोज में हम मसल को फ्लेक्स करते हुए स्प्रेड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी डेरिक लंसफोर्ड अपने लेग्स के साथ कर रहे हैं। एंड विदाउट अ डाउट इस अपडेट के बाद मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सैमसन दौदा और डेरिक लंसफोर्ड को नेक टू नेक कंपेयर होते हुए देखने में। आप लोग हैं कि नहीं दोस्तों? आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स बताओ। अब दोस्तों अगर आप लोग को याद हो तो माइकल क्रीजो की शोल्डर इंजरी चलते इस ओलंपिया में हमें वो ऑन स्टेज नहीं नजर आए थे, लेकिन हाल ही में अपनी एक पिक्चर डालते हुए उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि 12 हफ्ते में वो हमें ऑन स्टेज दिखने वाले हैं न्यूयॉर्क प्रो में। दोस्तों ऑफ कोर्स शोल्डर इंजरी एक ऐसी इंजरी होती है जिससे वापस आने में एथलीट को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा रिकवरी की जरूरत होती है इस इंजरी में। एंड काफी हद तक माइकल हम लोग को कम्प्लीटली रिकवर्ड नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस पिक्चर में एक ऐसा इशू है जो कि बहुत ज्यादा करियर हिंड्रेंस दे सकता है माइकल क्रीजो को फ्यूचर में। दोस्तों इस पिक्चर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनके दोनों साइड एसिमेट्रिकल नजर आ रही है। यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि उनके राइट साइड छोटी नजर आ रही है हम लोग को उनके लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में। और एक और यहाँ पे फैक्ट अनडिनाइबल हो जा रहा है जो कि ये है कि उनकी राइट साइड ही वो साइड थी जो कि इंजर्ड हुई थी ओलंपिया से पहले। विच बेग्स द क्वेश्चन कि क्या हम लोग को 100% क्रीजो वापस से वैसे नजर आने वाले हैं जैसे पहले वो थे? क्या हम लोग को 12 हफ्ते में ऑल टाइम बेस्ट क्रीजो नजर आने वाले हैं, या कहीं ना कहीं अभी भी हम लोग को उनके पैकेज में कॉम्प्रोमाइज होते हुए दिखेगा? अब दोस्तों ये बात तो स्पेकुलेशन की है, 100% हम ऑन स्टेज देख के ही सही बता सकते हैं कि क्रीजो की इस इंजरी को चलते उनके पैकेज में, उनकी फिजिक में कोई ऐसी एट्रोफीज हुई हैं जो कि उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें पहुंचाएंगी फ्यूचर में कि नहीं। बिकॉज दोस्तों हम लोग ऐसे डिफरेंट एक एंगल से ली हुई पिक्चर में देख के ये नहीं बोल सकते कि एक एथलीट की इंजरी के बाद उसकी एक साइड एट्रोफी हो चुकी। वी कांट बी 100% ऑन दैट, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि एंगल्स बहुत कुछ बदल सकते हैं। वहीं बगल में अगर हम लोग मिरर पे उनके शोल्डर्स को नोटिस करें तो हमें उतना खास कुछ डिफरेंस नहीं नजर आएगा, जो कि और इस तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पे जो एट्रोफी हम लोग को नजर आ रही है वो कैमरा एंगल की वजह से लग रही है। तो इसके साथ दोस्तों उस एट्रोफी को हटा दिया जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली पहले से ज्यादा बिग और सॉलिड कंडीशनिंग में नजर आ रहे हैं 12 वीक आउट के हिसाब से माइकल क्रीजो। दोस्तों सबसे जरूरी यही देखना होगा कि क्या क्रीजो पहले जैसे थे वैसे ही हम लोग को नजर आने वाले हैं, या उनकी एक साइड सच में उनकी दूसरी साइड के कंपैरिजन में छोटी होगी। अब दोस्तों न्यूयॉर्क प्रो से एक हफ्ते पहले होने वाले शो पिट्सबर्ग प्रो के बारे में हम लोग बात करते हैं, जहां पे हम लोग को 3 ऐसे बॉडी बिल्डर्स दिखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज्यादा करेंटली बॉडी बिल्डिंग के रैंक्स में बराबर पे चल रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गुड वीटो की, जिनकी अपडेट हम लोग क्लियरली देख के ये कह सकते हैं कि बहुत ही क्रेजी पैकेज हम लोग को बहुत ही जल्द उनका ऑन स्टेज दिखने वाला है। दोस्तों यहाँ पे मोस्ट मस्कुलर करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग को गुड वीटो, एंड बाय फार बहुत ही ज्यादा सुपीरियर कंडीशनिंग में नजर आ रहे हैं। ये 11 वीक आउट की कंडीशनिंग नहीं नजर आ रही है। इसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि 11 हफ्ते से पहले ही गुड वीटो हम लोग को ऑन स्टेज दिखने वाले हैं। 7 हफ्ते में दोस्तों आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील में हम लोग को एक अपना इम्प्रूव पैकेज प्रेजेंट करने वाले हैं गुड वीटो। लेकिन आर्नोल्ड क्लासिक ब्राजील से भी ज्यादा मुश्किल टेस्ट उनका होने वाला है पिट्सबर्ग प्रो में, जहां पे हम लोग को गुड वीटो के साथ साथ निक वॉकर और मार्टिन फिट्जवाटर भी दिखने वाले हैं। अब दोस्तों बात करें अगर मार्टिन फिट्जवाटर की, तो लास्ट ईयर हम लोग गुड वीटो को और मार्टिन को नेक टू नेक कंपेयर होते हुए देखे थे डिट्रॉइट प्रो में, जहां पे ऑफ कोर्स वी नो की बाजी मारी थी मार्टिन फिट्जवाटर ने। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि इस बार भी वैसा हो, जरूरी नहीं है कि इस बार मार्टिन ही ज्यादा ऊपर प्लेस होते हुए हम लोग को नजर आए गुड वीटो से। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि गुड वीटो एक अपना पहले से मोमेंटम लेके आएंगे इस शो, एंड अगर वो लास्ट शो जीते हुए होंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज होने वाली है। वही करेंट की कुछ फोटोज देखते हुए मार्टिन फिट्जवाटर बिल्कुल भी ऑन टैग नहीं नजर आ रहे हैं इस शो की प्रेप, बट वी नेवर नो, वी नेवर कैन से फॉर श्योर। 12 वीक आउट के पॉइंट में हम लोग को निक वॉकर की भी तरफ से ये अपडेट देखने को मिली है, जहां पे अगेन हम लोग को बहुत ही मैसिव एंड बहुत ही ज्यादा बड़े नजर आ रहे हैं निक वॉकर। ऑफ कोर्स हमें ये भी सुनने को मिला था कि एक हफ्ते पहले निक वॉकर का वजन 300 पाउंड से करीब है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है इतने छोटे से फ्रेम में इतनी छोटी सी हाइट पे इतना ज्यादा मैसिव अमाउंट ऑफ मसल हमें कैरी करते हुए नजर आते हैं निक वॉकर, जो कि कंप्लीटली माइंड ब्लोइंग है, जो कि उनको इस स्पोर्ट का एक बहुत बड़ा फ्रीक बना देता है। लेकिन दोस्तों एज सिंपल एज दैट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि अगर निक वॉकर की कंडीशनिंग गुड वीटो जैसी नहीं हुई, निक वॉकर की कंडीशनिंग गुड वीटो के लेवल की नहीं हुई, तो शायद पिट्सबर्ग प्रो में हम लोग को गुड वीटो निक वॉकर से ऊपर प्लेस होते हुए नजर आ सकते, बिकॉज गुड वीटो के पास स्ट्रक्चर है, गुड वीटो के पास मास भी है, एक अच्छी वी टेपर है उनके पास, जो सारी चीजें निक वॉकर के पास बिल्कुल भी नहीं। वहीं जो चीज निक वॉकर के पास है वो चीज गुड वीटो के पास
डेफिनेटली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ्रीकीनेस की, मस्कुलैरिटी की। अब दोस्तों कुछ हो ना हो, लेकिन पिट्सबर्ग प्रो में हम लोग को डेफिनेटली काफी फायरवर्क्स होते हुए नजर आने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। काफी फायरवर्क्स होते हुए नजर आने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है?